हेलो बच्चों पार्टी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या चीज़ है? किसी भी एटम में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर नॉर्मल हम किसी एटम को लेते हैं, किसी भी मटेरियल को लेते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल हैं तो वो जो मैटर है या मटेरियल है वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर हमें चार्ज को जनरेट करना है तो सबसे पहले उस न्यूट्रल मटेरियल को क्या करना होगा? चार्ज करना होगा। हम दो तरीके से किसी भी न्यूट्रल मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस होता है रब करके। किसी भी दो मटेरियल को हम आपस में जब रब करते हैं, आपस में उनको फिजिकली कनेक्शन में लेकर के आते हैं, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है चार्ज करने का वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है दूसरे मटेरियल को उसके पास लाने पर, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। उनके बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन या चार्ज, टू रिप्लेस द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय एनी, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू हम देखते हैं थोड़ा कैसे हमने चार्ज को रिप्लेस कर दिया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में ये हमारे पास एक न्यूट्रल मटेरियल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो काउंट नंबर है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल मटेरियल है। इस मटेरियल के पास जैसे ही हम कोई चार्ज मटेरियल लेकर के आए, तुरंत ये क्या करेगा? चार्ज मटेरियल इसके चार्ज मटेरियल को तुरंत ट्रांसफ़र करेगा। और ये हमने अर्थिंग कर रखा है। यहाँ हम चार्ज मटेरियल लेकर के आए, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, और जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल मटेरियल के पास लेकर के आए, ये चार्ज मटेरियल इसके चार्ज मटेरियल मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। पॉजिटिव को ही क्यों रिप्लेस किया अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसकी पॉजिटिव को रिप्लेस करके अर्थ में भेज दिया और ये मटेरियल हमारा फिर से क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हम कैसे समझते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास न्यूट्रल मटेरियल कैसा हो गया? चार्ज मटेरियल हो गया। जब हमारे पास चार्ज आ गया तो चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल पर टोटल कितना चार्ज है ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, मैटर है, वो सपोज ये हमारे पास एक कोई मटेरियल है। इस मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स लग रहा है ना, वो इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से लग रही है। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में क्या होता है? फोर्स क्रिएट होता है। फोर्स टू टाइप्स का होता है। पहला, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, फोर्स टू टाइप्स का होता है, या फोर्स अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, कब अट्रैक्टिव होगा फोर्स, कब रिपल्सिव होगा फोर्स, ये हम समझ लें जब चार्जेस आर सेम होंगे। चार्जेस कैसे होंगे? सेम होंगे। तो सॉरी, जब चार्जेस कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और जब चार्ज क्या होगा? सेम होगा, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। ठीक है, समझ में आया? सेम चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर।
अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर देना, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर देना। क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, वहीं से हम निकालते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को छोटे छोटे पैकेट के रूप में डिवाइड कर देना। कभी भी आप ये नहीं सुनोगे 2.5 मुझे 2.5 चार्ज चाहिए, मुझे 1.3 चार्ज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जहाँ कहीं भी चार्ज दिया जाता है वो एक पैकेट के रूप में होता है, एक इंटीजर के फॉर्मेट पे होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मान लिया कोई हमारे पास एक मटेरियल है, सपोज ये एक मटेरियल है, इसमें बहुत छोटे छोटे चार्जेस भरे हुए हैं। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके भरे हुए हैं। इस पर टोटल चार्ज मान लिया कितना है? कैपिटल Q है, और इसमें n इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस मटेरियल पर टोटल चार्ज जो Q होगा वो कितना हो जाएगा? स्मॉल n इंटू E। E क्या है? ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने में हमने क्या देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन में कि हमारे पास कोई न्यूट्रल मटेरियल था, उस न्यूट्रल मटेरियल के पास हम एक चार्ज मटेरियल लेकर के आए, लेकिन इनमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, और इसके बाद ये चार्ज मटेरियल यहाँ से चार्ज मटेरियल को अर्थिंग कर दिया, और हमारा जो न्यूट्रल मटेरियल था वो कैसा हो गया? चार्ज्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो भी मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे के सारे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है। उस फोर्स किसकी वजह से लगता है? इसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से लगता है। और फोर्स कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव होता है और सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। अगला जो टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है उस छोटे छोटे चार्ज को पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर देना। जैसे हमारे पास एक एटम ये है जिसका टोटल चार्ज क्या है? कैपिटल Q है, और इसमें n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसका जो क्वांटाइजेशन हो जाएगा वो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेक द स्नैपशॉट, देन वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। अब हम लोगों के पास क्या आ गया था? चार्ज आ चुका था। चार्ज जहाँ कहीं भी चार्ज एक जगह स्टेबल रह नहीं सकता है, वो हमेशा क्या करेगा? फ्लो करेगा, और चार्जेस के फ्लो की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज dQ अपॉन क्या हो जाएगा? dt। यही क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट की बात करें तो Q का क्या होता है? कूलॉम अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर, ठीक है। समझ में आया? इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट आ गई हमारे पास। अब मान लिया यही करंट किसी एक मटेरियल से क्या कर रही है? पास कर रही है। ये मटेरियल हमने ले लिया है, इस मटेरियल में हमने एक छोटा सा एरिया कवर कर लिया है, छोटा सा एरिया लिया है dA, जिसकी डायरेक्शन क्या है? ये, ठीक है। हमने मान लिया इसी मटेरियल में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जिधर हमारा एरिया वेक्टर है उसी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन है, ठीक है। अब पर यूनिट एरिया से, पर इस मटेरियल के पर यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा वही क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी,
करंट डेंसिटी को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, क्यों, सॉरी डी आई अपॉन डी ए, डी आई अपॉन डी ए। ध्यान से देखिएगा, इस मटेरियल के पर यूनिट एरिया से हमने छोटा सा एरिया लिया, स्मॉल एरिया लिया, तो करंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इस एरिया से करंट कितना फ्लो होगा, स्मॉल करंट फ्लो होगा। तो पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लिया हमने एक दूसरा कंडीशन लिया, कंडीशन लगाया हमने यहाँ कि हमारा जो ये एरिया वेक्टर है ना, ये करंट की डायरेक्शन में ना होकर इससे कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे है। उस प्रोसेस में क्या होगा, ये हमारा मटेरियल है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें हमने जो एरिया वेक्टर कवर किया वो करंट की डायरेक्शन में ना लेकर के इससे थीटा एंगल पे लिया। करंट हमारा ये इधर जा रहा था और ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, समझ में आया, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर ये एरिया वेक्टर है डी ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डी ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है, हमारा करंट क्या है, इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, डी आई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या बनेगा, हमारा जो करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है और इसमें करंट को इफेक्ट करने वाला कौन सा कंपोनेंट है, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डी ए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है और इससे कोई भी करंट पास आउट नहीं होगा। पास आउट किससे होगा, डी ए कॉस थीटा से। तो हमारा इफेक्टिव जो कंपोनेंट है वो क्या है, डी ए कॉस थीटा। तो हम बाकी कंपोनेंट को ना लेकर के किस कंपोनेंट को लेंगे, डी ए कॉस थीटा। अब J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डी आई अपॉन डी ए की जगह हम क्या लेंगे, डी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, इसको हमने ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। अब ये हमारा था एक छोटे से स्मॉल से एरिया से करंट पास होने की वजह से करंट डेंसिटी। अगर हम चाहेंगे टोटल मटेरियल से कितना करंट पास आउट हो रहा है उसकी वजह से करंट डेंसिटी क्या होगी, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई और जे डी ए कॉस थीटा। आपने 11th में पढ़ा होगा, जब हम डॉट लगाते हैं और डॉट को रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, और अगर हम क्रॉस को रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ हम कॉस थीटा को हटाना चाहते हैं तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ जे डॉट डी ए। समझ में आया, और यही हो गया हमारा टोटल बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा, या करंट डेंसिटी आप निकालना चाहते हैं यहाँ से करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहें आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कूलॉम्ब्स लॉ। ठीक है, टेक द स्नैपशॉट। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक महोदय आए, कौन, कूलॉम्ब। कूलॉम्ब ने क्या डिफाइन किया कि जो चार्जेस हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसको किसने डिफाइन किया, कूलॉम्ब ने। ठीक है, और इनकी इसी डिफाइन को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, कूलॉम्ब्स लॉ का जो फोर्स था वो टू चार्जेस के बीच लग रहा था। सपोज इन्होंने ये एक चार्ज लिया, एक चार्ज ये लिया, ये मान लिया प्लस चार्ज है और ये भी मान लिया प्लस चार्ज है। सेम चार्जेस हमने ले लिया, नथिंग मैटर। आप सेम भी ले सकते हो, अपोजिट भी ले सकते हो, उससे नथिंग मैटर है। ठीक है, ये चार्जेस दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, फिजिक्स को एंजॉय करो भैया, फिजिक्स बोरिंग नहीं है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये चार्ज इसको रिपल करेगा, इसको हमने q1 नाम दे दिया, इसको q2 नाम दे दिया। ठीक है, ये इसको रिपल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, F
1 F2 पर लग रहा है कौन सा फोर्स, 1 की वजह से F21 लग रहा है, और इधर F1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, F2 की वजह से। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि ये इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, या इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये मैग्नीट्यूड के लिए कूलॉम्स ने क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, कूलॉम्स लॉ। इन्होंने क्या कहा कि ये जो चार्जेस का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों चार्जेस के मल्टीपल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया। अब इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल K, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, वेयर K इज कांस्टेंट, ठीक है। इस K की वैल्यू क्या इन्होंने डिफाइन किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। समझ में आया। इतने में कोई दिक्कत भैया नहीं। कूलॉम्स ने फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया, और इन्होंने कहा जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, वो फोर्स इन चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, जिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब कूलॉम्स लॉ से ही हम न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन का। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी को हम वेरीफाई करते हैं किससे, कूलॉम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मान लिया हमारे पास एक कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। ये क्या मान लिया, Q1 मान लिया, और इसको Q2 मान लिया, ठीक है। दोनों मैंने पॉजिटिव ले रखे हैं, ठीक। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। आप फोर्स जानते हो इधर लगेगा, और ये इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इस पर फर्स्ट पर किसकी वजह से लगेगा, F12, और सेकंड पर किधर क्या लगेगा, F21 लगेगा, ठीक है। समझ में आया। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक। हमने लेट कर लिया कि Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ये 0 नहीं है, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, नथिंग मैटर, लेकिन ये 0 नहीं है, ठीक है। और हमने मान लिया R12 इज इक्वल टू क्या है, R21 इज इक्वल टू क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया, लेट कर लिया। आप जानते हो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट चार्ज के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट चार्ज के लिए जो F कौन सा फोर्स लग रहा है, F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान। अब ध्यान से देखिएगा, हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट पर ड्यू टू सेकेंड, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ, R21, ठीक है, का स्क्वायर और इनटू यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम यूनिट वेक्टर को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वेक्टर अपान मॉडुलस वेक्टर, K Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R21 का वेक्टर अपान मॉडुलस वेक्टर ऑफ R21। इसी को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, K Q1 Q2 अपान R21 का होल पावर क्यूब इंटू वेक्टर R21। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया,
ये किसकी वजह से है, F12 की वजह से, ठीक है। आगे फॉर चार्ज सेकेंड के लिए, फॉर चार्ज सेकेंड के लिए, ठीक है। सेकेंड चार्ज के लिए हम देखते हैं F जो फोर्स लग रहा है सेकेंड पर कौन सा लग रहा है, F21। फोर्स F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ आप लगा दो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। F21 की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान, इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, F21 है ना, फर्स्ट की वजह से जो सेकंड पे चार्ज लग रहा है, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ R12, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12 कैप। फिर से हम इस यूनिट वेक्टर को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस वेक्टर ऑफ R12, ये इसके पावर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल पावर 3 R12 का वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू, समझ में आया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, K तो कांस्टेंट वैल्यू है, Q1 Q2 सेम है, R12 और R21 ये आपस में इक्वल हैं किसके, R के, तो ये क्वांटिटी भी सेम है, ये क्वांटिटी भी सेम है, मतलब सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसका ध्यान से देखो आप, ये F12 है, ये F21 है, डायरेक्शन इसका अपोजिट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यही तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था, to every action there is equal and opposite reaction. This verify the Newton's second law, sorry Newton's third law। ठीक है, तो यहाँ से हमने कूलॉम्स को यूज़ करके हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई किया। कूलॉम्स लॉ क्या था, टू चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो कूलॉम्स ने क्या डिफाइन किया कि टू चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा ना, वो या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। सेम चार्जेस के बीच हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अपोजिट चार्जेस के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। जो चार्जेस के फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कूलॉम्स को यूज़ करके हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई किया। हमने क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस थे, उनके बीच का डिस्टेंस R1 और R2 था, और एक चार्ज पर F12 फोर्स लग रहा था, एक चार्जेस पर F21 फोर्स लग रहा था। उसको हमने कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड लिखा, और बाद में हमने क्या देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, बट डायरेक्शन क्या आ रहा था, अपोजिट आ रहा था, जहाँ से हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा किसी भी न्यूट्रल मटेरियल को हम चार्ज कैसे करते हैं। उसको चार्ज करने के दो प्रोसेस, एक रब करके और एक इंडक्शन के थ्रू। रब करके हम आपस में दो मटेरियल को रब करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाता है वो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव, और जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या होता है, हम एक न्यूट्रल मटेरियल के पास एक चार्ज मटेरियल लेकर के आते हैं, और वो चार्ज मटेरियल विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन उस न्यूट्रल मटेरियल से चार्ज को क्या करता है, रिप्लेस करता है, जहाँ से वो न्यूट्रल मटेरियल क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है तो वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो डिवाइड होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, Q इज इक्वल टू NA, Q इज इक्वल टू क्या आती है, NE। अब हमारे पास एक चार्ज मटेरियल होगा, चार्ज हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है, तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी सर्किट में। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी मटेरियल से पास आउट होता है तो मटेरियल के पर्टिकुलर एक फिक्स एरिया से पास आउट होगा, और उस एरिया से जो पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। अगर मान लिया हमने जो एरिया वेक्टर लिया है उस एरिया वेक्टर को करंट की डायरेक्शन से में ना लेकर के थोड़ा एंगल थीटा पर अगर हमने ले लिया है, तो हमारा जो करंट डेंसिटी आ रहा था वो क्या आ रहा था, I इज इक्वल टू इंटीग्रल J.dA, ठीक है। करंट डेंसिटी फिनिश हुई। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ आप देख ही लिए, टू चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू Q1 Q2/R² इंटू कॉन्स्टेंट K, ठीक है। फिर हमने कूलॉम्स लॉ से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वेरीफाई किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।